हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ प्रियेश पटेल, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप अब ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर होगा और होना ही चाहिए। 2-3 सेकंड का वेट करना, इनिशियल लेवल पे स्टक हो सकता है लेकिन फिर नहीं होगा। तो फाइनली हम लाइव हो चुके हैं वापस नई स्ट्रीम के साथ। ओके, सबके सेशन प्रॉपर चले, हमारे सेशन में ही प्रॉब्लम आए। बोलो सिस्टम मेरी और दगा भी मुझे, ऐसी चीज हुई है। तो हाँ, अब क्लियर है ना बेटा। अब ऑडियो वीडियो बेटा क्लियर, ऑडियो वीडियो क्लियर। तो हम क्या, मैंने क्या क्या बातें बताई आपको कि कल से जो हमारे सेशन हो गए वो एप्लीकेशन के अंदर ही हो गए। एप्लीकेशन में ऐसे कोई दिक्कत कभी आती ही नहीं है, मस्त स्मूथ चलता है सब कुछ। ये जो प्रॉब्लम है वो यूट्यूब के अंदर ही होती रहती है। एप्लीकेशन को आप लैपटॉप और डेस्कटॉप में भी देख सकते हो। classplus.web लिखना है ना, classplus.web। और ऑर्गेनाइजेशन कोड में ये डाल के आपके नंबर से लॉगिन कर लेना। मोस्ट प्रोबेबली सब लोग ऐड हो ही चुके हैं। मैं एक बार मेरी तरफ से देख लूंगा कि कोई अगर बाकी है तो मैं उसको ऐड करवा दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए तो करते हैं शुरू आज के सेशन की शुरुआत। वापिस जहां से अटके थे वहां से जितना करना है उतना खत्म ही करना है। चलो, तो हम हिम्मत नहीं हारेंगे। ये सारे प्रॉब्लम्स ऑनलाइन में रहते हैं लेकिन हिम्मत रखनी है। हम भी रखेंगे, आप भी रखोगे, पेशेंस रखेंगे, है ना। हड़बड़ा नहीं जाएंगे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखो मेरे साथ तो होगा तो मैं टेक्निकल बंदा हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरे टीचर के साथ होगा तो ये नई सिस्टम के लिए नए लोग हैं, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, शांत रहना है। सॉल्यूशन हम मिलके निकाल देंगे। क्लियर? तो जरा भी टेंशन नहीं लेना है, फोकस अपना पूरा पढ़ाई के ऊपर रखना है। तो हम क्या बात कर रहे थे? चार्ज की बात कर रहे थे। तो चार्ज को क्या बोलते हैं? विद्युत भार। क्यू, ये क्यू इसका सिंबल है। फॉर्मूला क्या था बेटा? Q इज इक्वल टू आई टी, जिसमें आई क्या होता है? करंट। करंट मतलब विद्युत प्रवाह। टी मतलब टाइम, टाइम मतलब समय। तो ये इसका फॉर्मूला था। यूनिट क्या था बेटा इसका? एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर करंट नो यूनिट है और सेकेंड टाइम का यूनिट है, तो एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा। इसका स्टैंडर्ड यूनिट जो है, ऐसा यूनिट पूछे बेटा, ये ऐसा यूनिट है। पेपर में ऐसा बोले ऐसा यूनिट, तो आपको कूलम ही लिखना है, सी ही लिखना है कंपलसरी। कूलम ही आपका ऐसा यूनिट होगा। क्लियर? यस, हाँ, मैं यहाँ पे ही था कि मैंने क्या गलत पढ़ाया है आप बताओ। तब आपने बोला कि सर आप पढ़ाई कर रहे हो, चिपक रहे हो। तो देखो, सेम साइन में क्या होता है? रिपल्सन होता है, बात सही है। और ऑपोजिट साइन में क्या होता है? एट्रैक्शन होता है। तो मैं जब कभी भी जानबूझ के कुछ भी गलत लिखूं तो मुझे बता देना। क्लियर? ये क्या होगा? अपाकर्षण। और ऑपोजिट साइन में क्या होगा? एट्रैक्शन। एट्रैक्शन मतलब आकर्षण। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को तो इसमें ज्यादा पता होगा। क्लियर? मैथ्स वालों को थोड़ा सिखाना पड़ता है, बायोलॉजी वाले तो सब सीख के आए होते हैं। क्लियर? इसमें मैंने क्या बताया था आपको? डायमेंशन फॉर्मूला के लिए मास को m1 बोलेंगे, लेंथ को l1 बोलेंगे, टाइम को t1 बोलेंगे, एम्पियर को a1 बोलेंगे। ये पूरे फिजिक्स में आपको काम में आएगा, कहीं पे भी आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो केजी हो जब तो वो m1, मीटर हो तो l1, सेकंड हो तो t1, एम्पियर हो तो a1। तो डायमेंशन फॉर्मूला मतलब पारिमाणिक सूत्र आनु केवी रीते लखीशुं? a मतलब a1 एम्पियर और t सेकंड मतलब t1। कभी कभी कोई टीचर Q1 से भी देता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस बहुत कम है Q1 आने के। एनसीईआरटी में A1 और T1 ही लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, अब यहां से हम बढ़ेंगे आगे। फिर हमने आगे कुछ नहीं किया था, ये बेसिक बात हो गई चार्ज की। अब थोड़े आगे जाते हैं चार्ज से। अब आता है, खास ध्यान से रखना, एमसीक्यू के बारे में। आगे के जो टॉपिक है वो सारे एमसीक्यू ही है। मान लो दो स्फीयर है, एक के ऊपर चार्ज Q1 है, Q2 है। स्फीयर मतलब गोड़ा, गोड़ो तो कहवाय ने स्फीयर। दोनों की रेडियस सेम है, मतलब समान त्रिज्या। शू कहवासे? आइडेंटिकल भी बोल सकते हैं। आइडेंटिकल अगर रेडियस है तो इन दोनों को मैं टच करवाऊं, इन दोनों को मैं टच करवाऊं वायर की मदद से और फिर उसको अलग कर दूं। मान लो इन दोनों को मैंने वायर की मदद से टच करवा, है ना, वायर की मदद से टच करवाए और ज्वाइंट करें बने। तो फिर उसको जब हम अलग करेंगे, उसको फिर जब हम अलग करेंगे तो उसके ऊपर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? तो इसका फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? दोनों चार्ज का एडिशन, બંને વિદ્યુત ભારનો સરવાળો
અને ભાગ્યા શું કરી દેવાનું, ડિવાઈડ બાય 2. ભાગ્યા શું કરી દેવાનું બેટા, ડિવાઈડ બાય 2. બંને ચાર્જનું એડિશન ડિવાઈડ બાય 2. ઠીક છે, તો આની ઉપર ચાર્જ છે Q1, આની ઉપર Q2, તો બંનેનું તમે એડિશન કરીને ડિવાઈડ બાય 2 કરશો तो बनने पर Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2 आ जैसे. अब इसको थोड़ा सम लेके समझते हैं. मान लो एक के ऊपर 2 कूलम है, 4 कूलम है, और एक के ऊपर 2 कूलम है. इन दोनों को आपने टच करवाया, तो टच करवा के जब अलग करोगे वायर से तो 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 होगा. दोनों चार्ज બંને વિદ્યુત ભારનો શું કરી દેવાનો, પ્રેમથી સરવાળો, डिवाइड बाई 2 कर देवानो. तो 4 प्लस 2 बाई 2 तो 6 बाई 2, मतलब कितना हो जाएगा, 3 कूलम हो जाएगा. तो दोनों के ऊपर बेटा कितना आ जाएगा, 3 कूलम आ जाएगा. इसके ऊपर भी 3 कूलम, इसके ऊपर भी 3. अब अगर मैं कोई साइन प्लस माइनस ले लूं, मान लो एक दूसरा, इन दोनों को मैं जब अलग करूंगा तब की बात. एक के ऊपर मान लो 6 कूलम है और एक के ऊपर मान लो माइनस 2 कूलम है. इन दोनों को मैं वायर से टच करवाऊं, बंने ने अडाड़ी दो और પછી छूटा करूं, तो 6 माइनस 2 होगा. आप बोलोगे सर आपने तो बोला कि प्लस करने का, लेकिन बेटा प्लस माइनस माइनस होता है, पता है ना. प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है. तो 6 में से 2 जाए बेटा, 6 माथी 2 जाए तो 2 भाग्या 4 बचे ना, 4 डिवाइड बाय 2 तो कितना आएगा, 2. तो इसके ऊपर भी 2 कूलम, इसके ऊपर भी 2 कूलम. तो બંને ઉપર બેટા કેટલો વિદ્યુત ભાર વધશે, 2 કૂલમ વધશે. તો ખ્યાલ આવી ગયો આ ટોપિકની અંદર. જ્યારે પણ બંનેની રેડિયસ સરખી હોય, मतलब કે આઇડેન્ટિકલ હોય, ત્યારે શું કરવાનું, બંનેના ચાર્જનું એડિશન मतलब સરવાળો, બંનેના વિદ્યુત ભારનો સરવાળો, ડિવાઇડ બાય ઓલવેઝ 2 જ કરવાનું. કોઈ डाउट હોય તો કહો. एनी डाउट बेटा, फटाफट से देख लो. कोई डाउट है तो पूछ लो, तो मैं यहाँ से आगे बढ़ूं. अगर कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो, वरना मैं यहाँ से आगे बढ़ूं. एनी डाउट बेटा? फटाफट से चैट में लिखो, आगे बढ़ पाए. कल भी चैट का ऑप्शन आपको एप्लीकेशन में मिलेगा, है ना. एप्लीकेशन में दूसरा भी एक ऑप्शन है बोलने का, आप बोल भी सकते हो, लेकिन सिस्टम थोड़ी दूर है इसलिए हम इस ऑप्शन का यूज नहीं करने वाले हैं. ठीक, ओके, चलिए. ओके ओके बेटा, अब बढ़ते थोड़े आगे. अगर मान लो रेडियस अलग अलग होती, अगर मान लो रेडियस अलग अलग होती, है ना, तो क्या करना है, किसी को पता है? मैं आपके मैसेज का वेट करता हूं. चलो मान लो इसके ऊपर Q1 चार्ज, इसके ऊपर Q2, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2. चलो कौन बताएगा, बताओ आनु फॉर्म्युला શું હતું, કોણ કહેશે, ફટાફટ કહો. 1 મિનિટનો ટાઈમ. આનું ફોર્મ્યુલા શું હતું બેટા? इसका फॉर्मूला क्या था? देखते हैं कितने लोगों ने हमारे प्रीवियस सेशन अटेंड किए. जिसने किए होंगे उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं किए होंगे उनको नहीं पता होगा. किसी को पता है? गुडसेट के सेशन वालों को भी पता होगा. V1 प्लस V2 थोड़ा रॉन्ग. देखो जब इन दोनों को आप टच करवा के अलग करते हो, रेडियस त्रिज्या असमान, है ना, रेडियस डिफरेंट, तो क्या है फॉर्मूला में, डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपको याद करवाऊंगा. Q1 डैश कितना होगा, तो Q R1, R1 प्लस R2, और Q2 डैश क्या होगा, Q R2, R1 प्लस R2. यहाँ पे Q क्या है, Q1 प्लस Q2. जो તમારે સૌથી પહેલા શું કરવાનું, આ જે બંને ચાર્જ છે Q1 Q2, उनका एडिशन कर देने का, उसको बोलने का कैपिटल Q. यहाँ पे रख दो. जब Q1 ढूंढो तो R1, Q2 ढूंढो तो R2, नीचे दोनों रेडियस का. मतलब एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ तो थोड़ा मजा आपको एग्जांपल में ही आता है, मुझे पता है, और ऐसे थियरी बियरी में मजा नहीं आता आपको. मान लो यहाँ पे 2 कूलम है, यहाँ पे 4 कूलम, ऐसा हो ही नहीं सकता. यहाँ पे 4 कूलम है, यहाँ पे 2 कूलम है. इसकी रेडियस है मान लो 2 मीटर
और इसकी रेडियस है जिसकी करते हैं, हाँ 2 ही रखते हैं, चलो 3 रखते हैं चलो, और इसकी 1 मीटर। क्लियर, अलग अलग रेडियस है, त्रिज्या बने अलग अलग है ना, त्रिज्या बने अलग अलग है। विश्वा QR1 QR2 R1, विश्वा का थोड़ा सा ही थोड़ा गलत, देखो रेडियस दोनों की मैंने अलग अलग रखी है। तो जब आप टच करवाओगे उसके बाद Q1 डैश कितना होगा निकालना है, Q2 डैश कितना होगा वो भी आपको निकालना है। तो Q1 डैश का बेटा फॉर्मूला क्या है, पहले तो कैपिटल Q ढूंढना पड़ेगा। कैपिटल Q मतलब दोनों का प्लस, अगर यहाँ पे माइनस भी होता तो 4 - 2 करते, अभी तो दोनों का प्लस है, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ माइनस कर देता हूँ, तो 4 - 2 मतलब 2 कूलम होगा। तो कैपिटल Q आपको मिल गया 2। क्लियर, Q2 डैश आपको जो निकालना है बेटा, एमा कैपिटल Q કેટલું મૂકી દઈએ 2, फिर R1 कितना है 3, यहाँ पे बेटा R1 कितना है 1, नीचे R1 + R2, चलो R1 + R2 3 + 1, यहाँ पे भी R1 + R2 3 + 1, ये कितना आएगा 6/4, ये कितना आएगा 2/4, ठीक। 6/4 मतलब कितना होगा 3/2 होगा कूलम, ये कितना होगा 1/2 कूलम होगा। अब ये आपका आंसर सही है कि गलत उसको पहचानने का भी तरीका है। कैसे, इनिशियल चार्ज कितना था, इनिशियल Q 2 कूलम था, इनिशियल बेटा कितना था 2 कूलम था, तो फाइनल भी 2 कूलम रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि चार्ज कंजर्व रहता है, विद्युत भारનું संरक्षण થાય છે। संरक्षण मतलब શું, Q इनिशियल = Q फाइनल, संरक्षण का मतलब क्या, Q इनिशियल = Q फाइनल, ये इनिशियल है आपका, और फाइनल कैसे निकालेंगे, दोनों का प्लस कर दो, मतलब 3/2 प्लस 1/2 तो 4/2 मतलब क्या आएगा। तो देखो इनिशियल भी 2 कूलम था, फाइनल भी 2 कूलम रहा, मतलब आपका आंसर कैसा है, क्लियर। तो आपको बेटा कुछ नहीं करना है, ये 2 फॉर्मूला याद कर लेने हैं, ये प्यार से 2 फॉर्मूला MCQ के लिए काम का है, बाकी कहीं पे काम का नहीं है। दोनों फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेने हैं। रेडियस जिसका चार्ज ढूंढना है, विद्युत भार निकालવો છે એની રેડિયસ લેવાની, આ બાજુ Q2 તો R2, બાકી બધું કોમન સેમ જ છે। इट इज क्लियर, क्लियर बेटा, चैट में बताओ फटाफट, तो टॉपिक से हम आगे बढ़े। चलिए बेटा बताइए, क्लियर। बेटा छोटा सा भी डाउट हो तो डाउट को डाउट मत रखना, आई रिक्वेस्ट के पूछ लेना। मुझे ऑलवेज ऐसे ही स्टूडेंट पसंद है जो डाउट पूछते हैं, क्योंकि कभी मैं भी डाउट पूछने की वजह से क्लास में से निकाला गया स्टूडेंट, लेकिन मैं क्लास में से नहीं निकालता हूँ, वो तो मेरे टीचर थोड़े स्ट्रिक्ट थे फिजिक्स के, मेरे को निकाल दिया था क्लास में से, बोला आज तू निकल जा वरना तू मार खाएगा। मैंने बोला सर फीस दी है, बोले फीस वापिस भी नहीं मिलेगी, तू घर जा। फिर उस दिन तो मैं घबरा के घर भाग गया था, लेकिन दूसरे दिन टीचर ने वापस बुलाया था। लेकिन मुझे ऑलवेज ऐसे ही स्टूडेंट पसंद है जो सवाल बहुत करते हैं, क्योंकि सवाल करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहला आपका जो प्रॉब्लम हो, सवाल ही नहीं करते। अभी आप एक टीचर से सवाल नहीं कर सकते तो कल उठ के किसी लड़की को आई लव यू कैसे बोलोगे, है ना, क्लियर। तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना। चलिए अब करते हैं बात क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। मतलब विद्युत भारનું क्वांटमीकरण। चलो समझते हैं क्या है ये, शांति से समझते हैं, ठीक। इसको हम शांति से समझते हैं, ओके। इसमें से भी सवाल आने के चांसेस नहीं है, MCQ आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या था, Q = +or- NE। हाँ, यहाँ पे ये जो n होता है वो n कैसा होना चाहिए, इसमें से MCQ था इस बार, है ना। n कैसा होना चाहिए, इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक, कैसा पूर्णांक, पूर्णांक मतलब बेटा क्या +or-1 +or-2 +or-3 कहीं पर होવું જોઈએ, પોઈન્ટમાં ના ચાલે, પોઈન્ટમાં 2.5 ના ચાલે, 1.5 ના ચાલે, 3/2 ના ચાલે, 4/5 ના ચાલે, तो क्या चाले, एक ज चाले, क्लियर। 1 +or-1 +or-2 +or-3, n की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इंटीजर, इंटीजर मतलब क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, कंपलसरी एंड कंपलसरी। दूसरी चीज आप सबको पता है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्वार्क्स के बने हैं।
क्वार्क्स के दो प्रकार है ना, क्वार्क्स। क्वार्क्स के कितने प्रकार है बेटा? दो। कौन से दो? सबसे एक्चुअल में तो 6 प्रकार है, नीट में जेई में 6 आते हैं, लेकिन बहुत सारे नीट वाले स्टूडेंट भी सोच रहे हैं हाँ सर 6 प्रकार मन तो बेच खबर। अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स। क्या बेटा? अप અને ડાઉન, જે તમારી જીવનમાં ચાલી રહ્યું છે અત્યારે। અપને બેટા યુ કહીશું અને ડાઉન ને શું કહીશું? ડી કહીશું। तो अप और डाउन क्वार्क्स की कुछ वैल्यू भी होगी। तो अप क्वार्क्स की वैल्यू बेटा कितनी है? +2/3e। डाउन क्वार्क्स की कितनी है? -1/3e। जैसे ही मैंने वैल्यू लिखी आपके दिमाग में सवाल, सर आपने बोला अभी अभी कि q = एनी के अंदर n की वैल्यू इंटीजर नहीं होनी चाहिए, है ना? सॉरी इंटीजर होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब अपूर्णांक ना होवी જોઈએ। आने શું કહેવાય? अपूर्णांक। तो તમે કીધું સાહેબ અપૂર્ણાંક ના હોવી જોઈએ, પૂર્ણાંક હોવી જોઈએ, है ना? इंटीजर होनी चाहिए। तो અહીં तो 2/3 ને -1/3 दोनों फ्रैक्शन ही है, अपूर्णांक જ છે। तो આ સાહેબ આ વેલ્યુ તો ખોટી ના થઈ। તો સાયન્ટિસ્ટ ને પકડો સાહેબ, આપણે પકડીએ ક્યાં ગયા? એક તો અમારી જિંદગી બગાડી અને પાછી વેલ્યુ આવી આપી। तो साइंटिस्ट ने वैल्यू दी। क्वार्क्स मतलब सिंपल समझे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो आपने तोड़ा है वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स बने, सबसे छोटी वैल्यू है ना, सबसे फंडामेंटल पार्टिकल है, सबसे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल है क्वार्क्स एंड अप क्वार्क्स। क्लियर? इन लोग पहले एक्चुअल में क्या था, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ने इन लोगों ने फंडामेंटल पार्टिकल बोला। अभी नई खोज हुई है उसमें क्वार्क्स को फंडामेंटल पार्टिकल बोला गया है। क्लियर? 6 तरह के क्वार्क्स नाम दिया, एक पार्टिकल है फंडामेंटल, जैसे प्रोटॉन है वैसे क्वार्क्स एक पार्टिकल है। क्लियर? फंडामेंटल पार्टिकल है। उसके ज्यादा सवाल तो नीट में आते हैं, अपने यहाँ पे तो सिंपल इतना ही करना है। क्वार्क्स की वैल्यू कितनी, डाउन क्वार्क्स की वैल्यू कितनी, प्रोटॉन का स्ट्रक्चर क्या, प्रोटॉन નું બંધારણ શું છે ક્વાર્ક્સ ના ફોર્મમાં, ન્यूट्रॉन નું શું છે અને इलेक्ट्रॉन નું શું છે, है ना? तीनों का अपने को स्ट्रक्चर देना है। तो प्रोटॉन का क्या है देखना, न्यूट्रॉन का, ये सब सवाल एमसीक्यू में ऑलरेडी आ चुके हैं इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ये है यूयूडी, ये है यूडीडी और ये वाला है डीडीडी। ठीक? यूयूडी मतलब क्या बेटा, यू की वैल्यू डालो, +2/3e है, वापिस u की वैल्यू +2/3e, वापिस d की वैल्यू -1/3e। क्लियर ना? u की वैल्यू बेटा कितनी, +2/3e, u की वैल्यू कितनी, +2/3e, d की वैल्यू कितनी, -1/3e है। चलो प्लस करो, 2 2 4, 4 में से 1 जाए तो 3, 3/3। तो जवाब શું આવશે बेटा, खाली e આવશે ને? तो खाली e का मतलब आगे 1 तो है, खाली e का मतलब आगे 1 तो है ना, खाली ई का मतलब आगे 1 तो है, तो 1 तो इंटीजर ही है ना बेटा, तो एन अपना सही है। ठीक? ये पहला खत्म। उसके बाद यू डी डी, यू मतलब +2/3, डी એટલે -1/3, ફરીથી ડી એટલે -1/3, 2 માંથી 1 जाए तो 1, 1 માંથી 1 जाए तो 0, तो जवाब आ तो 0 आई गया। वेरी गुड। न्यूट्रॉन के ऊपर वैसे भी चार्ज नहीं होता। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, -1/3e, 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 3 बार डी है तो कितना आएंगे, -3/3e। तो आंसर कितना आएगा, -e। तो इलेक्ट्रॉन -e होता है तो -1 भी वैलिड है। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं एमसीक्यू के लिए, पेपर में एमसीक्यू में आते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पेपर में थ्योरी आने के चांसेस 0% है, भले ही पेपर टफ आए तो भी नहीं आएगी, आए तो अब आपको लिखना तो आता ही है। अब उसके बाद आपको थोड़ी बहुत ये बातें पता होनी चाहिए। मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सेम इतनी ही, लेकिन माइनस, हम सम में कभी बेटा माइनस का यूज नहीं करने वाले हैं, हम ऑलवेज प्लस का ही यूज करेंगे। फिर मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻⁻27 kg, है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 kg। उसके बाद के की वैल्यू भी आगे आने वाली है, 9 × 10⁻9 kg, सॉरी kg कहाँ, चलो के और इसकी वैल्यू बाद में करते हैं। जी की वैल्यू एक काम, चलो के जी की वैल्यू एक काम की है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इतनी वैल्यू आपको याद रखनी है, रट्टा मारनी है, कंपलसरी, कोई ऑप्शन नहीं है इसके लिए। 10 बार लिखो, 50 बार लिखो, 100 बार लिखो, इसको अच्छे से रट्टा मार लो। ठीक? अब बात आती है कूलम्स लॉ की। चलो कूलम्स लॉ क्या है समझते हैं शांति से। अब यहां से एक्चुअल में चैप्टर की शुरुआत होती है। कूलम भाई ने दिया था, है ना, कूलम्स लॉ। कूलम ने ऐसा बोला कि 2 विद्युत भारो है ना,
और ये स्केलर फॉर्म है। अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड किया था तो कल के लेक्चर में मैंने ये करवाया था, અદિશ સ્વરૂપ। કયું સ્વરૂપ છે બેટા? અદિશ સ્વરૂપ। સદિશની વાત આજે નહીં થાય, સદિશ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં થશે। હાલ આપણે કરી રહ્યા છીએ અદિશ સ્વરૂપ। ચલો अब देखना, दो चार्ज Q1 Q2 એના સેન્ટર થી સેન્ટરનું ડિસ્ટન્સ અંતર r છે, तो आमनी वच्चे जो फोर्स लागशे बेटा, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? दो चार्ज का मल्टीप्लाई, बंने विद्युत भारનું मल्टीप्लिकेशन एमनी वच्चेना डिस्टन्सना स्क्वेरना इनवर्सली प्रोपोर्शनलनी अंदर बंने ने तमे भेगा करी दो, दोनों को आप साथ में ले लो, तो Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। और जब मैं प्रपोर्शनल हटा दूंगा यहां से तो एक प्रपोर्शनलिटी कांस्टेंट बेटा आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे अचळांक, कूलम्बनो अचळांक। तो कहीशुं बेटा? कूलम्बनो अचळांक। कोनो अचळांक? कूलम्बनो अचळांक। के माने कूलम्ब्स कांस्टेंट, कूलम्बनो अचळांक। तो बेटा अचळांक होय, कांस्टेंट होय तो एनी वेल्यू पण होय, है ना? कांस्टेंट होय तो एनी वेल्यू भी होय। કેટલી છે? 9 × 10⁻, जे तमारे प्रेम थी रट्टो मारवानो छे। अब के का यूनिट हम कहां से बनाएंगे बेटा? तो के ना एकम माटे के ने सब्जेक्ट बनाई लो, तो r स्क्वायर ऊपर जतु रहे, Q1 Q2 नीचे आवतु रहे, r स्क्वायर ऊपर जतु रहे, Q1 Q2 नीचे आवतु रहे। तो जो आवु थाय बेटा, तो फोर्स नो यूनिट शुं छे? न्यूटन, अंतर नो मीटर पण एनो स्क्वेर, अने कूलम कूलम એટલે कूलम नो स्क्वेर થઈ જશે। तो न्यूटन मीटर स्क्वेर अपॉन कूलम स्क्वेर, तो न्यूटन मीटर स्क्वेर अपॉन कूलम स्क्वेर। घनी वक्त बेटा सम नी अंदर के की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1/4πε0 लिखेंगे। एप्सिलॉन नॉट बेटा क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस। क्लियर? तो इसकी भी वैल्यू होगी बेटा, कितनी वैल्यू है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12। હવે બેટા આનો યુનિટ શું, એકમ શું? તો એકમ માટે ખાલી આને ઉલટું કરી દેવાનું પ્રેમથી। क्यों? क्योंकि के और एप्सिलॉन नॉट वैसे भी इनवर्स मतलब व्यस्त प्रमाण में है, तो व्यस्त प्रमाण में हो तो इसको भी हम खाली क्या कर देंगे? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर। હવે આવે બેટા ડાયમેન્શન ફોર્મ્યુલાની વાત। ડાયમેન્શન ફોર્મ્યુલા એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ કેમ છે? કેમ કે એપ્સિલોન 0 का डायमेंशन फॉर्म्यूला मतलब के पारिमाणिक सूत्र ઘણી બધી વખત પેપરમાં આવી ગયું છે। તો શું છે બનાવીએ આપણે, જો શાંતિથી સમજજો। અહીંયા જ લખીએ આપણે। इसका यूनिट क्या है बेटा? पहले तो हम के का बनाते हैं। मैं आपको दो डायमेंशन फॉर्मूला कंपलसरी बोलूंगा, रट्टा मान लो। एक तो फोर्स, फोर्स माने बल, શું છે? m1 l1 t-2, અને બીજું છે વર્ક, વર્ક માને કાર્ય, m1 l2। આ બે कंपलसरी गोखी ना, બધે काम આવશે બધે। तो यहाँ पे न्यूटन, न्यूटन मतलब फोर्स, न्यूटन है ना, इसका यूनिट न्यूटन है और इसका यूनिट भाई जूल है। वर्क का यूनिट क्या है बेटा? जूल। तो जो न्यूटन है तो इसका क्या है डायमेंशन फॉर्मूला? m1 l2 t-2 है, m1 l2 t-2 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब l2। एक्चुअल में मीटर का लेंथ l होता है, लेकिन मीटर स्क्वायर छे એટલે એનો સ્ક્વેર કરવો પડે, વર્ગ કરવો પડે સ્ક્વેર એટલે। और नीचे कूलम, कूलम का क्या था बेटा? a1 t1, लेकिन स्क्वायर है तो a2 t2 कर देंगे हम। आया समझ में? वापिस न्यूटन मतलब m1 l2 t-2, मीटर मतलब l2, कूलम मतलब a1 t1, उसका भी स्क्वायर तो a2 t2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो m1 l की 4 पावर 2 2 4 और t की -2 और ये ऊपर जाएगी तो -4 होगी। हम सही जा रहे हैं? हमने गलत लिया है। क्या गलत लिया है? मुझे मिल गया। यहाँ पे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए ना। m1 l1 t-2। चलो मैं वापस लिख लेता हूँ, ध्यान देते रहना। यहाँ पे क्या आएगा? कूलम। चलो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। फोर्स का क्या है? m1 l1 t-2, मीटर, मीटर मतलब l2 होगा, स्क्वायर है तो यहाँ पे l2 आएगा। नीचे कूलम, कूलम मतलब a1 t1, तो स्क्वायर है तो a2 t2 आएगा। स्क्वायर का क्या होगा? a2 t2 होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो m1 l3, 1 और 2 3 होगा, ये 2 ऊपर जाएगा तो -4 होगा, 2 -2 -4, और ये a ऊपर जाएगा तो -2 होगा। बोलो इसमें समझ में ना आया हो तो बताओ। 1 3 -4 -2 के का डायमेंशन फॉर्मूला, के નું પારિમાણિક सूत्र।
कोई खरू बेटा जेमने आमा खबर ना पड़ी होय के एनु डायमेंशन फॉर्म्यूला जल्दी बताओ के का डायमेंशन फॉर्म्यूला एनीवन कोई डाउट बेटा एनीवन बेटा कोई डाउट चैट में बताओ बेटा आया समझ में नो डाउट ओके ओके वेरी नाइस अब बेटा यहां से एप्सिलॉन नॉट का भी डायमेंशन फॉर्म्यूला पूछते हैं एप्सिलॉन 0 નું પણ પારિમાણિક સૂત્ર તમને પૂછે છે હવે એપ્સિલॉन 0 નું પારિમાણિક સૂત્ર એટલે શું આપણે યુનિટ ને ઊંધો कर દઈએ तो यहाँ पे सेम टू सेम इसको इनवर्स कर दो अब इनवर्स करेंगे तो ये तो मैंने के का बनाया तो एप्सिलॉन नॉट का क्या करेंगे 1 का -1 3 का -3 -4 का +4 और -2 का +2 है ना 1 का -1 3 का -3 -4 का +4 और -2 का +2 सिंपल उल्टा कर दिया खाली है ना हमने क्या किया खाली उल्टा कर दिया एप्सिलॉन नॉट नो डायमेंशन फॉर्म्यूला बहु आव्યું हो बेटा पेपर में आ वखते फ्लक्स હતું પણ અત્યાર સુધીમાં ગુજકેટમાં બહુ આવ્યું છે અને બોર્ડમાં બહુ આવ્યું છે તો આ તો સરખી રીતે કરીને જવાનું છે એના પછી મેં એક વાત કરી હતી તમને શેના વિશે માની લો કે બે ચાર્જ છે दो चार्ज Q1 एंड Q2 दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बेटा R है कितना है R બંને વચ્ચેનું અંતર શું છે R હવામાં છે હવા એટલે એરમાં એર या फिर वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस કંઈ પણ કહી શકે ત્યારે એમની વચ્ચે જે બળ લાગે ફોર્સ લાગે એને F0 કહેવાય હવે આ બંનેને પકડીને આપણે મીડિયમમાં મૂકી દઈએ મીડિયમ मतलब માધ્યમ શેમાં મૂકી દઈએ माध्यम तो माध्यम में अगर मैं रख दूं कोई भी माध्यम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के है डाई इलेक्ट्रिक अचळांक मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर कैपिटल के है અને અહીંયા જે ફોર્સ લાગે છે FM લાગે છે ચાર્જ બંને બેટા સેમ ટુ સેમ બંનેની વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ પણ सेम टू सेम कोई चेंज नहीं બધું सेम तो ये जो इसका इक्वेशन है बेटा वो क्या है F मीडियम इज इक्वल टू F0 बाई के ये इसका है के कोलम का कांस्टेंट नहीं है के किसका कांस्टेंट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बेटा कोनो कांस्टेंट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है હવે તમને સવાલ કેવી રીતે પૂછશે અહીંયા કોઈ પણ ફોર્સ આપી દેશે માની લો કે 10 કુલમ है ना एयर में પછી डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बे वाला मीडियम ની અંદર નાખે तो मीडियम में फोर्स फाइंड करो तो 10 डिवाइड बाई 2 इसका 10 के डिवाइड बाई 2 होगा ना 10 डिवाइड बाई 2 देखो एक सवाल पहला सवाल एयर में है दो चार्ज लगने वाला फोर्स है 10 न्यूटन फिर आप इसको मीडियम में डालते हो मीडियम मतलब माध्यम जिसके अंदर के इज इक्वल टू 2 है तो उसके अंदर एफएम आप ढूंढो है ना तो एफएम का फॉर्मूला क्या बेटा F0 बाई के माध्यम हवा में शू लगता तो 10 डिवाइड बाई K2 तो आंसर क्या आएगा 5 न्यूटन आएगा 5 न्यूटन तमारो जवाब आवशे हमणांथी आ लोको ऊंधું પૂછવાનું ચાલુ કરે તમે મગજમાં ગોખી જ નાખો મેં સ્ટુડન્ટને જોયા ગોખી નાખે સાહેબ હું કઈ નહીં જોઉં હું ડિવાઇડ બાય કરીને કે આવતો રહીશ તો હું એને સમજાવું બકા ના કરતો ખોટું પડે તો માને નહીં પછી એનું ખોટું જ થાય તો જો શું ખોટું થાય તમને ઉલટું આપશે તમને એમ કહેશે કે ભાઈ મીડિયમમાં ચાર્જ મૂકેલા છે અને मीडियम में 10 न्यूटन है फोर्स मीडियम में फोर्स मतलब F मीडियम दिया है आपको अब F मीडियम आपको दिया है फिर आपको ऐसा बोलेगा कि ये जो मीडियम है उसका K इक्वल टू 2 है अब आप उसको एयर में लाते हो वैक्यूम में लाते हो है ना हवा में लावो छो फ्री स्पेस में लावो छो गमे त्यां तमे लावो छो तो लागतुं फोर्स केटलो तो बेटा फॉर्म्यूला में दाव थई जाए आपणो आपणे आ पूछ्युं छे F0 पूछ्युं छे ने F0 मतलब बेटा क्या सिंपल याद रखो हवा अथवा एयर नो फोर्स અને આ માધ્યમ मतलब मीडियम नो फोर्स ठीक तो હવે તમને આમાં કહે કે F કેટલું એર માં તો ये F0 ढूंढने का बोला तो F0 શું હોય बेटा
एफ मीडियम इंटू के। एफ मीडियम कितना है 10, के कितना है 2, तो आंसर कितना आएगा? तो थोड़ा आंसर बदल गया ना। तो यहाँ पे आपका सुपड़ा साफ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। तो इसको आपके थोड़ा प्रॉब्लम में ना पड़ जाओ तो ध्यान से इस फॉर्मूला को देख लेना, जो दिया है यहाँ पे डालो, बाकी का जो फाइंड करना है उसको प्यार से फाइंड करो। आ गया बेटा समझ में? किसी को डाउट? बताओ बताओ, किसी को डाउट? बताओ बताओ, एनीवन थिंक डाउट कि मैं आगे जाऊं? कोई तकलीफ बेटा? क्या कर जाइए? મોબાઈલ ડેટાને સાચવીને રાખજો। જો વાઈફાઈ ફેસિલિટી છે તો ચિંતા છે જ નહીં। બાકી કેમ કે આવતીકાલે ફિઝિક્સના 2 લેક્ચર હશે, વેનસડે બી મોસ્ટ પ્રોબેબલી ફિઝિક્સના 2 લેક્ચર હશે। ક્લિયર? કેમ કે આવતા વીકની અંદર આઈ થિંક હું 2 દિવસ નથી, તો મેરેજ છે, કમ્પલસરી જવું પડે એવું જ છે। ક્લિયર? તો હું એક્સ્ટ્રા લેક્ચર આ વીકમાં લઈશ, તો નેટ રાખવાનું છે પ્લસ પ્રિપેરેશનને 110 ગણી કરી દેવાની છે। ક્લિયર? આપણે જે લેક્ચર્स प्रमाणे टाइम टेबल कीधेलू है प्रमाणे सिलेबस पूरो करवानो ज छे। और अगर सिलेबस उस टाइम टेबल के मुताबिक लैग करेगा तो लेक्चर उतने ही रखेंगे, लेंथ इंक्रीज कर देंगे। मतलब ये स्टूडियो जो सेटअप है वो तो मेरे घर पे ही है, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो हम रात को सेशन सेट करेंगे, आप भी आपके घर पे हो तो कुछ भी पढ़ सकते हो कभी भी। क्लियर? तो सेशन एक्स्ट्रा होंगे, हम ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट करा के आपको छोड़ देंगे। फीस ली है तो वादा है पूरा सिलेबस अच्छे से करेंगे और आपको भी करवाएंगे। अब हम आपके ऊपर ध्यान नहीं रख सकते, तो आपको खुद को सिंसियर होना पड़ेगा, है ना। आप खुद से सिंसियर नहीं होगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा 2 महीने की मेहनत का। हमारी भी मेहनत पानी में, आपकी भी मेहनत पानी में जाएगी। तो अब सोचना आपको है कि भाई 2 लोगों की मेहनत पानी में जाए और परेशान आपके पेरेंट्स हो, उससे अच्छा कि दोनों भी खुश रहे और पेरेंट्स और खुश रहे, है ना। क्या आपको करना है? क्लियर? तो मैं आपको बोलूँगा कि सिंसियरिटी के साथ मेहनत करना बेटा, सब कुछ आपको करना है। हम तो पढ़ाएंगे, आपके पेरेंट्स आपको एनवायरनमेंट देंगे, पढ़ना तो आपको ही है, लड़ना भी आपको। ठीक, चलिए जाते आगे। तो ये बेटा हमने किया कूलम्स का अदिश स्वरूप। कभी पेपर में अगर आ जाए कि कूलम्स को एक्सप्लेन करो स्केलर फॉर्म में, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे इसका लॉ लिखना है। लॉ कैसे लिखा है वो मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा, उसके अंदर सेंटेंस लिखा होगा कि भाई 2 चार्ज है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स होता है। બંને વિદ્યુત ભારોના ગુણાકારોનો ના સમપ્રમાણમાં અને એમની વચ્ચેના અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે। એ તમને જે પીડીએફ આવશે એમાં લખેલું હશે એ મુજબ તમે સરસ તૈયારી કરી લેવાની છે। ઠીક છે આટલું? अब बेटा हम सवाल करते हैं। एक सवाल है बेटा बुक के अंदर 1.3, आई थिंक 1.3 के 1.4, मैं चेक कर लेता हूं, मैं भूल गया। सवाल तो मेरे को याद है लेकिन नंबर नहीं याद है। सवाल का नंबर है कुछ इलास्ट्रेशन का, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो ओपन करो। 4 नंबर, चलो 4 नंबर एनसीईआरटी का ओपन करो। ना बेटा के फाइंड करवानो नहीं पूछे, ना पूछे तो शू वांधो, है ना, पूछे तो कोई चिंता नहीं। हाँ, ये जो लैग हो रहा है ना बेटा, ये तो आज यूट्यूब है इसलिए लैग हो रहा है, कल से तो एप्लीकेशन है, लैग होने के चांसेस ही नहीं है ना। एप्लीकेशन में लैग होने के चांसेस नहीं है। वैसे यूट्यूब में भी लैग नहीं होता, हम बहुत सारे लाइव करते ही रहते हैं, लेकिन आज पता नहीं नेट साथ नहीं दे रहा मेरा ही। क्लियर? मेरा नेट ही मेरे को धोखा दे रहा है। चलो कोई दिक्कत, एप्लीकेशन में तो ये प्रॉब्लम आती ही नहीं है, एप्लीकेशन कभी लैग करती ही नहीं, प्रॉपर चलती है। हम सालों से लाइव हमारे लेते हैं एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन आज क्या हुआ कि सारे बच्चे ऐड नहीं हो पाए। कल संडे थी ना, तो संडे की वजह से तो फिर हमने सोचा कि भाई सबको एक साथ यूट्यूब पे करवा देते हैं, अनलिस्टेड लिंक देके, फिर ये वीडियो डाउनलोड करके ऐप में तो चढ़ा ही देंगे, कल से सेशन ऐप में ले लेंगे, तो आज का आपका वेस्ट ना हो। ठीक, चलिए 1.4 बोला कि 1.3 बोला? मैंने क्या बोला? 1.4। यस, 1.4 के अंदर बेटा आपको क्या दिया है? एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, समझना शांति से, અને બંને પ્રોટોન્સ। ક્લિયર? આ બંને માટે તમારે QE FE/FE
अपॉन FG फाइंड करवानुं छे, બંનેનો રેશિયો ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક ફોર્સ અને ગ્રેવિટેશન ફોર્સ मतलब વિદ્યુતીય બળ અને ગુરુત્વાકર્ષણ બળનો રેશિયો फाइंड કરવાનો છે, ગુણોત્તર તમારે फाइंड કરવાનો છે। तो समझो बहुत सिंपल है, FE अपॉन FG। FE बेटा क्या है, K QE QP है ना, कूलम बाई, और FG क्या है, G ME MP अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है। इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन है, ये बंने प्रोटॉन है, अहींया शुं थशे FE अपॉन FG K QP QP अपॉन आर स्क्वायर। नीचे क्या आएगा बेटा, G MP MP अपॉन आर स्क्वायर। डन है ना। अब वैल्यू डालनी है तो सारी वैल्यू बेटा आपको रट्टा मारनी है। क्लियर? कोई क्वेश्चन हो तो बाद में पूछ लेना, मैं अभी समझा देता हूँ। 9 इंटू 10 टू द पावर 9, के की वैल्यू आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तो मरेगा, यहाँ पे भी आर स्क्वायर से बेटा आर स्क्वायर तो मर ही जाने वाला है। अब क्यूई क्यूपी, क्यूई कितना है बेटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, क्यूपी भी सेम, मैंने बोला पहले ही बेटा माइनस वैल्यू नहीं मूकवानी है ना, બધું प्लस ज રાખવાનું। जी 6.67 10 टू द पावर -11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर 31, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 गुण્યા 10⁻19। तो तमने आनो रेशियो मળી जશે। હું નહીં સોલ્વ કરું, તમારે જાતે જ ઘરે સોલ્વ કરવાનો, बुक સાથે આન્સર વેરીફાઈ કરવાનો। કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ આખું વર્ષ કર્યો નહીં એટલે તમને જવાબો પેપરમાં નહોતા આવતા, तो जवाबों पेपर में लावाना જ बेटा। क्लियर? तो शांति से ये रेशियो आपको निकालना है। अब इसका कोई यूनिट नहीं बनेगा बेटा, क्यों? क्योंकि फोर्स और फोर्स नो रेशियो, बळ और बळ नो रेशियो कैंसल થઈ જાય तो कोई पण एकम હોય नहीं। सेम टू सेम અહીંયા શોધીએ, K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यूपी क्यूपी बेटा कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन जी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 गुण્યા 10⁻19 इंटू जो अहींया भूल छे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन साचुं छे, मास ऑफ प्रोटॉन खोटुं छे, केटલું આવે -27 આવે। क्लियर? कोई बोल्યું भी नहीं, हूँ राह जोतो तो कदाच कोई बोले, पण कोईए कमेंट करी नहीं। तो बेटा आ वस्तु तो तमारे आज गोखवी ज पड़शे, नहीं तो तमने तकलीफ थशे। अभी तक देखो किसी ने बोला नहीं है ना, अभी तक किसी ने बोला, मैंने यहाँ पे ही आपको लिखवा दिया था, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा, अरे कहाँ गया, ये रहा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27, याद है? ठीक, तो ये क्या आएगा बेटा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27। इसको भी आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, FE अपॉन FG का रेशियो मिल जाएगा, यहाँ से भी FE अपॉन, तो ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे आपको ऐसा बोला कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को आपने 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे रखा। कितने पे रखा? 1 एंगस्ट्रॉम अंतर पर राख्યું। बी सेक्शन में આવું પૂછ્યું છે, આ તમને એ સેક્શન નો સવાલ થઈ ગયો। આપણો આ બંને બેટા MCQ માં આવી ગયું છે, તો MCQ માટે બી સરસ રીતે કરી નાખજો, है ना। MCQ માં પણ આવી ગયું છે, તો MCQ માટે બી કરી દેજો। 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर राख्या બંને, तो 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर राखे છે तो બંનેના एक्सेलरेशन शोधो। तो आपको पता है फॉर्मूला, फादर बराबर मदर, तो F इज इक्वल टू M प्रोटॉन A प्रोटॉन અને F इज इक्वल टू M इलेक्ट्रॉन અને A इलेक्ट्रॉन। હવે A प्रोटॉन કેવી રીતે फाइंड करीશું? तो F अपॉन M, A मतलब एक्सेलरेशन मतलब प्रवेग, है ना, A मतलब प्रवेग। AE કેવી રીતે फाइंड करीશું? F अपॉन ME। तो હવે સવાલ એવો છે કે સર મને માસ ઓફ પ્રોટોન मतलब પ્રોટોનનું દળ તો ખબર જ છે સાહેબ, તમે 10 વાર કીધું આજ સુધીમાં। મને સર ઇલેક્ટ્રોનનું દળ मतलब ઇલેક્ટ્રોનનું માસ એ ખબર જ છે, પણ મને પ્રોબ્લેમ સાહેબ છે ફોર્સ થી, બળ હું કેવી રીતે શોધીશ? મને પ્રોબ્લેમ સાહેબ ફોર્સ થી છે, હું બળ કેવી રીતે શોધીશ? તો કુલમ ભાઈ आता गया जता गया, है ना। શું કર્યું કુલમ ભાઈ? फ्रॉम કુલમ્સ लॉ, કુલમ્બના નિયમ અનુસાર F is equal to K QP QE अपॉन R स्क्वेर। तो K કેટલો 9 ગુણ્યા 10 ની 9, QP કેટલું? આ તો બંને સરખું જ થાય ને બેટા,
બંને QE હોય કે QP હોય એ તો સરખું જ થવાનું છે अपॉन डिस्टेंस। एक एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम ने मीटर में केवी फेरवीशु, एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 10 टू द पावर -10 इंटू 10 टू द पावर -10। आने तमे सॉल्व करशो એટલે તમને ન્યૂટનમાં આન્સર મળશે। યુનિટ બેટા ભૂલી ના જતા, રિક્વેસ્ટ તમે સૌથી મોટી ભૂલ યુનિટમાં જ કરો છો। આ જે આન્સર આવશે એને તમારે અહીંયા મૂકવાનો, સેમ ટુ સેમ આન્સર તમારે અહીંયા મૂકવાનો, આને તમે સોલ્વ કરશો એટલે આન્સર મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેરમાં આવે। પ્રવેગ એક્સેલરેશન તેમાં હોય મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેરની અંદર હશે। ક્લિયર? તો બંને વસ્તુ જોઈ લો, કોઈ ડાઉટ હોય તો મને હાલ પૂછી લો, 1 મિનિટનો હું તમને ટાઈમ આપું છું। क्लियर? कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लो, खास अगर कोई डाउट आपको हो तो पूछ लो। बोलो बेटा, एवरीथिंग क्लियर? जल्दी, किसी को प्रॉब्लम बेटा? तो मैं आगे जाऊं। एनीवन? कोई प्रॉब्लम? ओके, वेरी नाइस। इसको देख लो फटाफट रिविजन बेटा आज। અને ક્યારેક કદાચ કોઈ લાઈવ સેશન મિસ થઈ જાય તો રેકોર્ડેડ જોઈ લેવાનું। રેકોર્ડેડ 10 થી 11 કલાકમાં આવી જશે પ્રોસેસિંગ થઈ। આટલું સિન્સિયરિટી સાથે પહેલા જ ભણ લીધું હોત તો પાસ ના થઈ ગયા હોત, હે ને બેટા? સાચી વાત કે ખોટી વાત? એક સ્ટુડન્ટ કોઈક છે પ્લસ માઇનસ થયા કરે, બાકી બધા રેગ્યુલર જોઈ રહ્યા છે। હું ક્યારનો જોઈ રહ્યો છું, डिजिट हलता नहीं, है ना? चलो अब सवाल आता है एक्सरसाइज का। ओपन करो एनसीईआरटी 1.1, एनसीईआरटी 1.1 તમારે જ ગણવાના છે। एमपी और एमपी हो तो उसका स्क्वायर नहीं हो जाएगा। कहाँ पे एमपी एमपी, कहाँ पे एमपी एमपी? हाँ, स्क्वायर करो, 2 बार लखो, शू फर्क पड़े बेटा? मैं 2 बार लख्यू, તમે स्क्वायर करो, मैंने 2 बार लिखा, તમે તમારે स्क्वायर करो, स्क्वायर તમે તમારે કરી શકો છો, કોઈ વાંધો નથી, है ना? स्क्वायर પણ તમે કરી શકો છો। अब कोई डाउट? ओके चलो, अब एक्सरसाइज का सवाल है। सवाल ऐसा है बेटा, બંને વચ્ચેનું ફોર્સ શોધવાનો છે, બળ શોધવાનું છે, ઠીક છે? ચાર્જ શું આપ્યા છે જોઈ લઈએ। ચાર્જ કંઈક આવા આપ્યા છે, વિદ્યુત ભાર Q1 2 ઇન્ટુ, આ બોર્ડમાં સૌથી પહેલી વખતે આવ્યો તો સવાલ, નવો સિલેબસ આવે ને ત્યારે 2 માર્કમાં, Q2 3 ઇન્ટુ 10 ટુ ધ પાવર -7 કુલમ। ડિસ્ટન્સ મૂક્યા છે 30 સેન્ટીમીટર અંતરે, તો ફોર્સ તમારે ફાઇન્ડ કરવાનો। તો બેટા આવો સવાલ તો આવડવો જ જોઈએ, હા કે ના? આવો સવાલ તો આવડવો જ જોઈએ કે ના આવડે? આવો સવાલ તો તમને આવડવો જ જોઈએ, કોઈ ઓપ્શન જ નથી। ક્લિયર? તો લખી દેને કા કે કુલમના નિયમ પરથી, ફ્રોમ કુલમ્સ લો, કુલંબના નિયમ અનુસાર, આવું લખવું પડે હો બેટા ખાસ। F બરાબર K Q1 Q2 अपॉन R²। K ની વેલ્યુ કેટલી? 9 ઇન્ટુ 10 ટુ ધ પાવર 9। Q1 બેટા કેટલો? 2 ઇન્ટુ 10 ટુ ધ પાવર -7। Q2 બેટા કેટલો? 3 ઇન્ટુ 10 ટુ ધ પાવર -7। બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ કેટલું? 30 સેન્ટીમીટરને મીટરમાં ફેરવો। આ તો આવડે ને બેટા બધાને મીટરમાં ફેરવતા, હા કે ના? 30 ઇન્ટુ 10 ટુ ધ પાવર -2, 30 10 ટુ ધ પાવર -2। સિમ્પ્લિફાય કરો એટલે ફોર્સ તમને ન્યૂટનમાં મળી જ જાય।
पता चला बेटा, 2 मार्क का सवाल एमसीक्यू में आ सकता है। वेरी नाइस, 2 मार्क का सवाल एमसीक्यू में भी आ सकता है। देखो आज हम वेक्टर फॉर्म को टच नहीं कर रहे, वेक्टर फॉर्म को हम कल से टच करेंगे और कल से थोड़ी स्पीड को भी इंक्रीज करेंगे एप्लीकेशन के अंदर। तो कुर्सी की पेटी बांध के रखना, है ना, मौसम बिगड़ने वाला है। मैं पहले दिन में लोड दे दूंगा तो दूसरे दिन आप आओगे ही नहीं, धीरे धीरे गाड़ी पाटे पे चढ़ेगी। बहुत सालों से आपने पढ़ाई नहीं की थी, आज से पढ़ाई की शुरुआत हो गई, है ना, थोड़ा लोड आएगा, सांस ले नहीं पाओगे, लेकिन सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलो दूसरे सवाल पे जाते हैं। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल ऐसा था, कौन से वाला था? दूसरे नंबर का। चलो दूसरे नंबर का वैसे तो आज नहीं करने हैं, कर देते, चलो वैसे कुछ है नहीं सवाल में, वैसे कूलम करने के बाद करवाया हो तो मजा आता, लेकिन कर देते। चलो एक्सरसाइज का 1.2 सवाल क्या है बेटा? सवाल ऐसा है कि एक के ऊपर चार्ज है 0.4 माइक्रो कूलम। તમારી પાસે એનસીईआरटी હશે જ બેટા, જોઈ લો। Q2 છે -0.8 માઇક્રો કુલમ। ક્લિયર? ફોર્સ લાગે છે બંને વચ્ચે 0.2 ન્यूटन। તો તમારે ડિસ્ટન્સ ફાઇન્ડ કરવાનું છે બંનેનું। પહેલી વસ્તુ આ છે અને બીજી છે સેકન્ડ સ્ફિયર પર ફોર્સ। બીજા ગોળા પર બળ। આટલી વસ્તુ તમારે ફાઇન્ડ કરવાની છે, ઠીક છે? ચલો જોઈએ શાંતિથી શું આવશે આની અંદર। સેમ વસ્તુ, એક મિનિટ બેટા, સેમ વસ્તુ જ આવશે, કોઈ ચેન્જ નહીં થાય। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R² આવશે। R² को मैं क्या कर दूंगा, सब्जेक्ट बना लूंगा, तो K Q1 Q2 अपॉन F आएगा। तो K की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 की वैल्यू 0.4 माइक्रो, माइक्रो मतलब -6, Q2 की वैल्यू माइनस में कभी नहीं लिखूंगा, भले बुक में रेफरेंस बुक में कभी कभी माइनस भी लिखा होता है, मैं कभी माइनस नहीं लिखूंगा। देखो बेटा माइनस तो है ना एट्रेक्शन और रिपल्सन दिखाता है, आकर्षण अपाकर्षण माइनस साइन दिखाड़े, बीजू माइनस कशु नहीं दिखाड़े, तो माइनस लखवानुं ज नहीं। फोर्स केटलो छे बळ, केम के रेफरेंस में शुं कर्युं हशे, आ माइनस लख्युं हशे अने नीचे फोर्स नहीं माइनस लख्यो हशे, तो माइनस माइनस प्लस कर्युं हशे, पण आपणे लखवुं ज नथी, शुं तकलीफ। क्लियर? तो आपका जो भी आंसर आएगा बेटा उसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। अब स्क्वायर रूट करने में 2-3 रूल है, कैसे रूल, ध्यान से देखो। स्क्वायर रूट के रूल, अंडर रूट का स्क्वायर रूट सीखना जरूरी है। मान लो ऐसा हो तो ये क्या आएगा -7, अगर ऐसा हो तो ये क्या आएगा 3, अगर ऐसा हो तो वो क्या आएगा 2, अगर ऐसा हो तो क्या आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता 5 का, ये जो 5 अंडर रूट में आएगा ना बेटा, तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता। तो फिर हम क्या करेंगे, 1/10 को आगे ले लेंगे, 1/10 को क्या करेंगे, अलग कर देंगे, और ये जो 10 होगा वो आगे जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कुछ भी होगा ना वैल्यू, फिर 10 की 4 का स्क्वायर रूट निकल सकता है। ठीक, तो हम ऐसे करेंगे। तो स्क्वायर रूट केवी रीते निकालवानुं बेटा, वर्गमूळ केवी रीते काढवानुं, तो वर्गमूळ में खाली पावर अडधो थई जाए, पावर हाफ, पर 5 નું અડધું 2.5 ना लखाय, है ना, तो पावर हाफ करवामां तमारे आटलुं ध्यान राखवानुं थाय। क्लियर? पावर हाफ करने में इतना ध्यान रखना पड़ेगा, खास ध्यान में रखना। तो ये आर का वैल्यू मिल गया, तो ये आपको ए मिल गया। હવે બી માં બેટા શું ધ્યાન રાખીશું, શું કીધું છે કે ભાઈ फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर। देखो फर्स्ट स्फीयर के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, तो कूलम में એવું કહે છે કે ભાઈ પહેલા ઉપર બીજો જેટલો फोर्स लगाड़े એટલું જ બીજા ઉપર પહેલો फोर्स लगाड़े, है ना। 10 की पावर -7 होगी ना यहाँ पे, हाँ -7 तो है बेटा, अँ माइनस ज है ने, 6 है तो 3 है, 4 है तो 2 है, -7 ज है, 14 નું આધું અડધું -7 ज है बेटा। फोर्स विल रिमेन सेम, यस। फोर्स कैसा रहेगा बेटा, सेम रहेगा, मतलब एक दूसरे एक पहले के ऊपर दूसरा जितना लगाता है, सिंपल। ये सब मैं समझाऊं, इससे अच्छा मैं आपको यही दिखा दूं, F12 = F21, खाली डायरेक्शन अलग होगी। तो फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर कितना लगेगा, जितना पहले के ऊपर लगता है 0.2 न्यूटन ही लगेगा। क्लियर? कितना लगेगा बेटा, 0.2 न्यूटन ही लगने वाला है, इसमें कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। आए समझ में?
है ना, फोर्स सेम रहेगा, फोर्स चेंज नहीं होगा। ठीक बेटा, उसके बाद एक और सवाल में जाए, इसके आंसर आपको सॉल्व करने ना आए तो मेरे को पूछना है ना। तीसरे नंबर का सवाल, तीसरे नंबर का सवाल कुछ ऐसा है, के स्क्वायर जी एम ई एम पी, ये भी एमसीक्यू में बहुत आ गया। एक्सरसाइज 1.3 सवाल क्या है बेटा, के स्क्वायर जी एम ई एम पी, ये डायमेंशन लेस है ऐसा बताओ। एमसीक्यू में आया है डायमेंशन फॉर्मूला। सर के Q1 Q2 की वैल्यू लिखी है वहां, नहीं बेटा, वो बुक वाले ने क्या किया होगा, ये 0.4 हटा के 4 किया होगा। आप बुक देख रहे हो, आप बुक देख रहे हो इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो। बुक वाले ने क्या किया होगा, ये 0.4 को 4 कर दिया होगा, देखो फिर 0.7 लिखा होगा। मैंने 0.4 को 0.4 ही रखा होगा, इसलिए तो प्रॉब्लम है। बुक को मत देखो भाई, बुक को मत देखो। मैंने देखो 0.8 ही लिखा है, बुक में क्या कर दिया, 8 कर दिया है। 8 करोगे तो सीधी बात है ना, 10 नीचे आएगा, इसमें जाएगा तो -7 ही होगा। आया समझ में बच्चे? टाटू, हाँ माही ने सही बताया, वेरी गुड माही, माही ने सच बताया। अगर 4 है तो -7 और 0.4 है तो -6। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर, अच्छा हुआ पूछ लिया बेटा, आपकी गलती सॉल्व हो गई। अब देखो बेटा, इसको डायमेंशन लेस बताना है, ये पहले तो रट्टा तो मार ही लो कि इसका कोई डायमेंशन होता, क्या होता है, परिमाण रहित। डायमेंशन लेस क्या होता है, डायमेंशन लेस। चलो प्रूव करते हैं। के का यूनिट क्या था बेटा, अभी अभी हमने सीखा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लिखते जाओ, चलो साथ में लिखते जाता हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ई का क्या होता है, कूलम 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 स्क्वायर। जी का क्या था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना। एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर था ना, एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन, तो जी क्या होगा, एफ आर स्क्वायर m1 m2 होगा ना। एफ मतलब न्यूटन, आर मतलब मीटर का स्क्वायर, और केजी केजी, और मास क्या होगा, केजी केजी मतलब केजी का स्क्वायर होगा ना। तो सब मरेगा, ढिचकियाओ 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 ढिचकियाओ, कुछ बचा ही नहीं बेटा ये तो। नो यूनिट, नो यूनिट का क्या मतलब है, m0 l0 t0 a0। तो ये एमसीक्यू में पूछा गया सवाल, बहुत बार पूछा है, ध्यान से इसको कर लेना ही है। क्लियर, क्लियर बेटा, आ गया समझ में कि नहीं आया, सवाल आ गया समझ में कि नहीं आया। तो बेटा आज हमने कितनी कितनी चीजों के ऊपर फोकस किया, पहले ध्यान से देख लो। देखो आपको मैं लिखने का टाइम नहीं दूंगा तो रोज बहुत ज्यादा चलेगा, कितना सब चल गया, इतना तो आपने पूरी जिंदगी नहीं पढ़ा होगा एक दिन के अंदर, है ना। तो आज हमने क्या क्या किया, बेसिक कल तो इससे भी ज्यादा चलेगा, है ना। तो हिम्मत रखना ही रखना है। देखो मैं आपको क्या क्या करना है मैं आपको समझा देता हूँ। चार्ज के बारे में हमने बातें करी, उसके बाद रेडियस सेम, त्रिज्या समान, त्रिज्या असमान, फिर क्वांटाइजेशन एमसीक्यू, फिर सब वैल्यू आपको रट्टा मारनी है, इसको प्यार से रट्टा मार। इसके अंदर और वैल्यू ऐड हुई, के की कितनी थी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट, ये भी वैल्यू ऐड हो गई। अगर इसको आपको थोड़ा ज्यादा लिखना हो तो 6-7 लिख सकते हो, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67। सर आम વેલ્યુસ નાખીને કેલ્ક્યુલેટ ના થાય બેટા, થાય પણ બહુ લાંબુ થાય, વેલ્યુસ નાખીને કેલ્ક્યુલેટ કરાય જ નહીં, એવું ના કરાય, એટલું અઘરું કોણે શીખવાડ્યું। क्लियर। फिर कूलम का रूल, अदिश स्वरूप मतलब स्केलर फॉर्म सीखना, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू हमने सीखे, ये मोस्ट आईएमपी फॉर एमसीक्यू सीखा, आ गए हो इसमें से एमसीक्यू बेटा, खास करना इसमें से एमसीक्यू आ चुके। फिर एक सवाल किया 1.64 उदाहरण और इलास्ट्रेशन, क्लियर।
उसके बाद क्या किया हमने, ये किया सवाल उसका ही था बी, फिर एक्सरसाइज का 1.1, 1.2, 1.3 हमने किया। अब देखो आपको क्या करना है, सुनना, जो मैं ऑफलाइन में स्टूडेंट को गाइड करता हूँ मैं सेम आपको बताऊंगा और सेम आपको फॉलो करना है। देखो अब लेक्चर खत्म आपके पूरे दिन के, तो क्या करो, सबसे पहले नोट्स बना लो। ये पीडीएफ में अभी 5-10 मिनट के बाद ग्रुप में डाल दूंगा। पहला काम नोट्स बना लो, पीडीएफ को देख रहे हो है ना, पहला काम क्या करो बेटा, पीडीएफ को देख के नोट्स बना लो। नोट्स बनाने के बाद उसको रीड करना शुरू करो। लिख लिख के 2-2, 3-3 बार करने का टाइम अपने पास नहीं है। एक बार नोट्स बना ली ध्यान से, फिर बात खत्म, फिर उसको रीड करो। रीड हो गया आपका, फिर आपके पेरेंट्स को बोलो कि मम्मी या पापा या आपके बड़े भाई जो भी थोड़े सीरियस है कि मेरा हो गया है आज जो टीचर ने चलाया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिर बायो में, ये मेरी बुक मैं साइड में रख दे रहा हूँ, एक पेज ले लो, पेज में उनकी साइन भी करवा लो, क्लियर। और फिर आप लिखना शुरू करो, आज जो करवाया सारा सारा लिखना शुरू करो, सब कुछ एक साथ लिख दो, क्लियर। तो टेस्ट एक बार यहाँ पे आपने लिखा, दूसरी बार आपने टेस्ट दी पेरेंट्स के सामने, आज के आज, वहां पे आपने एक बार लिखा, और सवाल देख के दिमाग में ऐसा ढूंढो कि इसमें से एमसीक्यू कैसा बन सकता है। मैंने आपको सिखाया सवाल के साथ साथ मैं हर बार सवाल के साथ बताऊंगा कि इसमें से ऐसा एमसीक्यू आ सकता है, तो आप भी आपके दिमाग को यूज करो कि कैसा एमसीक्यू आ सकता है, तो आपका दिमाग थोड़ा उसके डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। तो ये कर लो, टेस्ट दे दी, फिर टेस्ट का पेपर पेरेंट्स को बोल दो चेक कर ले आज का नॉर्मल, वो वाले आपके जो रेगुलर सेशन है टेस्ट के, वो तो पेपर हम चेक करने वाले हैं, ये टेस्ट पेरेंट्स को बोल दो या फिर आप खुद चेक कर लो सिंसियरिटी के साथ बेटा, है ना, कोई भी चीटिंग नहीं, गलती तो गलती। अब टेस्ट में जो गलत हुआ, मान लो गलत भी हुआ, तो वो प्रिपेयर कर लो 5-10 बार लिख के, 5-10 बार लिख के प्रॉपर प्रिपेयर कर लो और उसको वापस बिना देखे लिख लो। मतलब आज का काम आज का काम अगर आप कल पे नहीं टालोगे तो श्योर जुलाई में पास हो ही जाओगे, लेकिन आज का काम कल पे नहीं करना है। और ये जो पहले दिन का कॉन्फिडेंस है वो लास्ट दिन तक बनाए रखना है, जुस्सा है बनाए रखना है, आग लगी है बनाए रखना है। ये सब बुझ गई तो वापस कुछ नहीं होगा, तो आग जो लगी है सीने में उसको बुझने देना नहीं है, एंड मोमेंट तक लड़ना है तो लड़ना ही है, करना है तो करना ही, वरना छोड़ दो, है ना, करना है तो करो वरना छोड़ दो, क्लियर। तो इतनी चीजें ध्यान में रखो। और फिर कल के सेशन में जब आओ तो कल के सेशन से पहले सुबह के टाइम में या फिर आज रात सोने के टाइम पे सब कुछ एक बार रिवाइज कर लो। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे एंड मोमेंट पे उतना रिवीजन कम करना पड़ेगा, एंड मोमेंट पे बेटा उतना रिवीजन आपको कम करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, उसका ध्यान रखना। अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे पूछ लो 1-2 मिनट में, किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो बेटा, फटाफट से पूछ लो, कोई सवाल हो आपका तो बेटा पूछ लो। चलो पीडीएफ को मैं तब तक सेव कर लेता हूं। एनी क्वेश्चन बेटा? बेटा एनी क्वेश्चन? ओके, तो आई होप सबको सब कुछ क्लियर हो चुका है। कोई बेटा क्वेश्चन किसी का? तो वरना मैं सेशन को यहाँ पे एंड करता हूँ। आपको एक काम करना है, जैसे ही सेशन खत्म हो अपनी एप्लीकेशन में जाके स्टोर में जाके देख लेना है कि भाई आपका कोर्स आपको मिल गया है कि नहीं। हाँ, जे ज्वाइंट नहीं मैंने मैसेज करूँ हालत करी दो छू। कल दूसरा लेक्चर का टाइम कब होगा फिजिक्स का, आज रात को मैं डाल दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली कल के सेशन का जो फिजिक्स का टाइम है वो शाम का होगा, क्लियर, शाम का। मतलब लेक्चर खत्म हुआ 3 बजे, आधे घंटे की ब्रेक होगी और फिर हमारा सेशन शुरू हो जाएगा। इसलिए शाम को ही होगा, रात को नहीं होगा, शाम को हो जाएगा। तो 3:30 से 5 या फिर ऐसा ही कोई टाइम हम रखेंगे, आधे घंटे की ब्रेक रखेंगे बीच में और फिर हम सीधा ही कर देंगे। हाँ, 1.4 का पार्ट बी एक बार समझा दो। 1.4 कहाँ गया? इलास्ट्रेशन के एक्सरसाइज 1.4 कौन सा था? ये पार्ट बी। ओके, इसमें तो फोर्स आपको निकालना है बेटा। F इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? ma। तो पहले F निकाल लो, Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 Q2 तो आपको पता ही, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10 मीटर, तो वो निकाल दिया। फिर F बराबर m, F बराबर m है, एक्सेलरेशन मतलब प्रवेग को सब्जेक्ट बना दिया, F/mp, F/me, फोर्स यहाँ से रख दो दोनों में, mp me आपको पता है, तो एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट बेटा ज्वाइन नहीं है वो मुझे अभी मैसेज कर दो, मैं कर देता हूँ, अभी हो जाएगा, अभी ही हो जाएगा, क्लियर। पहले एक्सेस हमारे पास नहीं था, अब आ गया है तो हो ही जाएगा डायरेक्ट, क्लियर। पहले वो टेक्निकल टीम संभालती थी, अब टेक्निकल टीम को मैंने बोला आप मुझे दे दो, तो मैं मेरे एंड से ही फटाफट कर देता हूँ। आप
टाइम लगाते हो करने में, क्योंकि मैं उनको रिक्वेस्ट डालूं, फिर वो करे, फिर मैसेज आए, मैं स्टूडेंट को पूछूं, इतना टाइम हमारे पास अब है नहीं। तो जो जो ऐड नहीं है मुझे बता दो, आपके सब्जेक्ट में आपको ऐड हो जाओगे। ठीक, क्लियर। तो मिलते हैं कल के सेशन के अंदर। कल बेटा 2 सेशन हो गए, ग्रुप में भी मैसेज आ जाएगा दूसरे सेशन के टाइमिंग का, है ना। एक्स्ट्रा लेक्चर जितने भी होंगे वो टाइम टेबल में नहीं लिखे होंगे, वो आपको अलग से मैसेज आता रहेगा ग्रुप के अंदर एडवांस में। ठीक है, तो अच्छे से बेटा आज का कर लेना, डाउट हो तो पूछ लेना। तो पढ़ाई अच्छे से करते ही रहनी है। कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।